तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 पे। और हम किसी बुक की चर्चा नहीं करेंगे, केवल और केवल बुक 1 पर डिस्कस करेंगे। तो इसकी समरी को जानेंगे सबसे पहले। और ये जो बुक है ये किसने लिखा था आप सभी को पता है, जॉन मिल्टन ने लिखा था। इसके बारे में और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता देता हूँ। ये दोस्तों एपिक पोएम है। एपिक पोएम का मतलब होता है महाकाव्य। जैसे हमारे भारत में महाकाव्य फेमस है, महाभारत एवं रामायण, उसी प्रकार यह भी एक महाकाव्य है जो 17th सेंचुरी में लिखा गया था जॉन मिल्टन ने, जिनका जन्म हुआ था। जॉन मिल्टन के बारे में बता दूं, 1608 में इनका जन्म हुआ था और माना जाता है 1674 में इनका देहांत हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये जो किताब है ये 12 बुक्स है इसमें टोटल, मगर पहले जब ये लॉन्च हुआ था तब ये 12 बुक्स नहीं थे इसमें केवल मात्र 10 बुक थे। मात्र कहना गलत होगा, 10 किताब थे और अभी ये 12 किताबें यहाँ पे। आज जो हम चर्चा करेंगे वो होगा पहले किताब पे, मतलब पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 पे। तो इस पे आते हैं। अब इस कहानी में आ जाते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो दोस्तों बुक 1 जो है वो शुरुआत जब होगी तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि वो इन्वोकेशन कर रहा है, मतलब प्रेरणा ले रहा है। कहाँ से प्रेरणा लेते हैं वो? म्यूज़ से प्रेरणा लेते हैं। जो क्लासिकल म्यूज़ है यूरानिया, उससे प्रेरणा लेते हैं और बाद में जाके वो हेवनली म्यूज़ का भी रेफरेंस देते हैं वहाँ पे। और आगे चल के बताते हैं कि किस तरह से इंसान ने, यानी पहले इंसान ने डिसओबीडियंस किया था, नहीं माना था भगवान की बातों को। और ये जो इन्वोकेशन है ये 1 से लेके 26 लाइन तक रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा जो सेकंड सेक्शन होगा 27 से 83 तक का रहेगा। मगर आपको ये 1 से लेके 26 तक के अलग जो इन्वोकेशन है और जो पर्पस ऑफ राइटिंग उसने कहा है, इसे भी आपको अलग से जान लेना पड़ेगा। मगर मैं आज आपको वो कहानी बताऊंगा जो पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में है। स्पेशली उस सिर्फ कहानी पे फोकस करेंगे हम आज। तो जैसे ही यहाँ पे मिल्टन इन्वोकेशन कंप्लीट करते हैं, मतलब 1 से 26 लाइन ख़त्म होता है इन्वोकेशन प्रोलॉग का। वहाँ पे इन्वोकेशन करने के बाद मिल्टन डायरेक्ट चले आते हैं कहानी के बीचों बीच। मतलब ये कहानी यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही कि स्टार्ट से एंड तक जाएगा धीरे धीरे करके, नहीं, ऐसा नहीं। बिकॉज इट इज़ अ फीचर ऑफ एपिक पोइट्री, या फिर एपिक का फीचर है, या महाकाव्य का फीचर है कि आपको एकदम स्टार्टिंग से नहीं दिखाया जाएगा। वो बीच में से कहीं से भी मिडिल ऑफ द स्टोरी स्टार्ट हो सकता है, ताकि ये मज़ेदार बना रहे। जिस प्रकार हमने बाहुबली फिल्म को देखा था कि वो एंड को पहले लेके आ जाते हैं और जो पहला वाला कैरेक्टर है उसके बारे में बीच में बताते हैं, लास्ट में बताते हैं, मतलब मिक्सिंग करके, ताकि इंटरेस्ट बना रहे। जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इंटरेस्ट बना के रखा आपके अंदर, उसी तरह यहाँ भी मिल्टन को देख रहे हैं कि वो भी इंटरेस्ट बना रहे। तो जो यहाँ पे स्टार्ट जो हो रहा है वो मिल्टन क्या कर रहा है, एपिक में डिस्क्रिप्शन दे रहा है सैटर्न का। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सैटर्न का डिस्क्रिप्शन हो रहा है स्टार्टिंग में, कि वो अपने एक बैक, मतलब उल्टा पीठ होके गिरा पड़ा है। कहाँ गिरा है? बाकी सब एंजल्स के साथ इन द लेक ऑफ फायर। ठीक है, लेक ऑफ फायर में उल्टा हुआ गिरा पड़ा है, लेक ऑफ फायर में गिरा पड़ा है। और उसके साथ साथ और भी फॉलन एंजल्स है। जब युद्ध हुआ था स्वर्ग में तब वो लोग हारे थे और उनको फेंक दिया गया था नरक में। और नरक में ये जो सारे के सारे रेबेलियस एंजल्स हैं, मतलब जो एंजल्स थे एक टाइम, अभी तो वो एंजल्स नहीं रहेंगे, वो अभी नरकवासी बन चुके हैं। अब वो सारे के सारे एक साथ गिरे पड़े हैं। ठीक है, इससे पहले सैटर्न का नाम क्या था जब वो स्वर्ग में था? तो इसे भी ध्यान रखिए, लूसीफर। लूसीफर था उसका नाम। वो एक ग्रेटेस्ट एंजल में आता था, भगवान के बहुत ही करीब का बंदा था। फिर भी वो भगवान के साथ दगाबाजी करता है, उनसे युद्ध करता है और आखिरकार हार के चले आता है अपने पार्टनर्स के साथ। वहाँ पे उसने और भी लोगों को इंस्पायर कर दिया था, और भी एंजल्स को इंस्पायर कर दिया था, उसके साथ अपने दल में ले लिया था और गिर पड़ता है हेल में आके। और जब वो वहाँ पे लेटा पड़ा है तब उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं मिल्टन की एक विशाल देह से। वो कंपेयर कर रहे हैं इसको टाइटन के साथ। ठीक है, टाइटन कौन है? एक माइथोलॉजिकल किताबों में जब आप पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा टाइटन वो है जो बहुत बड़ा शरीर रखने वाला होता है। इसके अलावा उसने ये भी कहा है यहाँ पे लेवियाथन, तो इससे भी उसे कंपेयर किया है।
और उसके साइड में कौन गिरा पड़ा है, सैटर्न के पास में कौन है, तो दोस्तों बेल्ज़ेबब। बेल्ज़ेबब एक और सैटर्न का अनुयायी है जो उसके पास पड़ा हुआ है, जो सेकंड इन कमांड है, मतलब दूसरे पद में है, सैटर्न के बाद वाला पद में है। और सैटर्न उसे देख के ये बता रहा है कि बेल्ज़ेबब, आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है जब से आपको पनिशमेंट मिला है गॉड के द्वारा। मतलब वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं, कुछ अलग क्रीचर बन चुके हैं, पहला जैसा दिखता था वैसा नहीं है। हालांकि वो सैटर्न खुद भी वही वैसा ही है। पहले जब वो लूसीफर था बहुत ही खूबसूरत था, और अभी वो राक्षसों का सबसे खूबसूरत बन गया होगा। ठीक है, देखिए जो सैटर्न है ना, वो बहुत ही इंस्पिरेशनल बंदा है। अगर आप इस पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपको हीरो जैसा फील कराएगा, कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ही नीचे गिर चुका है मगर वो फिर भी नीचे गिर के भी हार नहीं मान रहा है, वो आगे की सोच रहा है, तो इंस्पिरेशनल है। इसीलिए जब वो लोग हार के नीचे गिरे हुए हैं, अभी हेल में है, तो वो बताता है, लाइन नंबर 263 में मेंशन किया गया है, बेटर टू रिंग इन हेल देन सर्व इन हेवन। ठीक है, बता रहा है कि इसका मतलब ये है कि अगर आप स्वर्ग में सेवक बन के हो, ये अच्छा नहीं है। इससे बेटर है कि आप नर्क में शासक बन के घूमो। ठीक है, तो ये इसने कहा है। ये बड़ा ही इंस्पिरेशनल था बाकियों के लिए, जब वो सुनते हैं तो वो इंस्पायर्ड होते हैं इससे और भी ज़्यादा। इसके बाद सैटर्न अपना पूरा जोर लगाता है, और जोर लगा के क्या करता है, उसे जिस चेन से बांधा गया था वो चेन वो तोड़ देता है। ठीक है, और राइज फ्रॉम द फायर ये कहा गया है। ठीक है, हिज चेन्स एंड राइज फ्रॉम द फायर। सो हम कह सकते हैं कि सैटर्न इज एबल टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम हिज चेन्स एंड राइज फ्रॉम द फायर। ठीक है, इसके बाद वो उड़ते हुए एक बैरन प्लेस में चला जाता है, उस लेक से उड़ के अच्छी जगह पे चला जाता है, सीधी बात है। और उसके पीछे पीछे एक जो उसका सेकंड इन कमांड बेल्ज़ेबब था वो भी आ जाता है। ठीक है, और ऊपर चढ़ के वो बाकी सब फॉलन एंजल्स उन्हें भी बुला लेता है, पुकारता है, उन्हें आह्वान देता है कि आओ जागो। तो सारे के सारे जो थे वो सभी उठते हैं, वो भी अपने चेन तोड़ देते हैं और उड़ते हुए लीडर के पास आके जम जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखता है कि जो मिल्टन है, हमारा जो कवि है, वो सबके बारे में मेंशन करता है कि वो डेविल कौन कौन थे, सारे के सारों का नाम बताया जाता है। वहाँ पे शामिल आपको बेल्ज़ेबब के साथ क्या है, मैमोन मिलेगा, उसके बाद डागोन मिलेगा, मोलोक, ओरोस एक्सेट्रा, बहुत सारे नाम आपको यहाँ सुनाई देंगे। जो फॉलन एंजल्स थे उनके बारे में डिस्क्राइब थोड़ा सा हो जाएगा वहाँ पे, मगर हमें कहानी और आगे बढ़ानी है तो आप लोग नाम अलग से देख लीजिए। अब अगर आप चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका मेंशन कर दूंगा। तो ये जो फॉलन एंजल्स थे, ये अपने चेन्स तोड़ के अपने पावर से खड़े हो जाते हैं। मगर यहाँ पे मिल्टन ये मेंशन करते हैं कि ये जो उन्होंने चेन्स तोड़ा था, ये चेन असल में भगवान ने उन्हें तोड़ने दिया था, नहीं तो वो तोड़ नहीं पाते। तो ये बात ध्यान में रखनी होगी आपको। वो खुद के पावर से कह रहे हैं कि खुद के पावर से, बट भगवान चाहते थे, उन्होंने अलाउ किया था कि वो लोग उसे तोड़ पाए। ये जो सेना थी, ये कोई छोटी मोटी सेना नहीं थी, ये बहुत ही इम्प्रेसिव थी, ये बहुत ही उत्सुक थी। मगर उन्हें ये भी याद था कि वो लोग कुछ ही देर पहले हार के आए हैं भगवान से। और यहाँ पे मिल्टन ये भी मेंशन करते हैं कि ये सारे के सारे जो भी रेबल्स थे वो सारे के सारे पावरफुल है, और ये लोग का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि ये भगवान का उल्टा काम करेंगे। ठीक है, अपोज टू गॉड। ठीक है, और यहाँ पे लाइन नंबर 661 और 62 में जो लिखा गया है, वॉर देन वॉर, ओपन और अंडरस्टूड मस्ट बी रिजॉल्व्ड, तो ये कहा गया है। इससे क्या पता चल रहा है कि उनका मूल जो उद्देश्य है वो भगवान के विपरीत है। और बीच में जो है सैटर्न खड़े होके बाकी सब रेबल एंजल्स के बीच में, एंजल्स तो नहीं अभी वो डेवल्स है, उन सब के बीच में खड़ा होके स्पीच देता है। और वो बहुत ही बढ़िया ओरिएटर था, जिस तरह हिटलर था हमारी दुनिया में विश्व युद्ध के दौरान, यहाँ पे भी हम देखते बहुत अच्छा ओरिएटर है, बहुत अच्छा भाषणबाजी दे पाता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो भाषण अच्छा दे पाते हैं, उससे लोग गलत चीज़ों पे भी इंस्पायर हो जाते हैं। तो यहाँ भी जो सैटर्न है वो बहुत ही अच्छा ओरिएटर है, वो अच्छा स्पीच देता है। उसके बाद जो मैमन है उसके डायरेक्शन पे इनकी जो सेना है वो चलती रहती है।
काम करती है, कारगर होती है। और बोला जाए तो क्या काम करती है, वो लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपना एक कैपिटल सिटी बनाया जा सके, जिसको वो लोग बाद में जाके कहेंगे हेलिस एम्पायर, मतलब हेल का एम्पायर। ठीक है, तो यहाँ पे उनको मिनरल रिसोर्सेज भी मिलते हैं और वो मिनरल रिसोर्स का फ़ायदा उठाते हैं। मगर एक बात बता दूं कि यहाँ पे ऑयल का मेंशन नहीं है। ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ ऑयल नहीं था, बाकी सब मिनरल्स थे यहाँ पे। और जो उन्हें मिनरल्स मिलता है माउंटेन से, उस मिनरल का इस्तेमाल करते हुए वो जल्द ही जल्द कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं अपना सिटी। और ये जो मेल्सीबर है, यहाँ पे एक और कैरेक्टर है मेल्सीबर, ये भी एक डेविल है। ये इनका आर्किटेक्चर होता है, इसी के अंडर बनाया जाता है इनका बिल्डिंग, इनका सिटी। और एक महान टावर बना लेते हैं जिसको वो लोग सिंबलाइज्ड करते हैं एज द कैपिटल ऑफ हेल, पेंडेमोनियम। ठीक है, पेंडेमोनियम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो उनकी आर्मी है वो क्या करती है, फ्लाई करते रहती है, आसमान के ऊपर उड़ रही है। फ्लाइंग दिस वे एंड दैट इज़ कंपेयर्ड टू अ ग्रेट स्वार्म ऑफ बीज। मतलब यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे मिल्टन कंपेयर कर रहे हैं उनको बीज के साथ, मक्खी के साथ या फिर कीड़े मकोड़ों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सीधी बात है, वो मधुमक्खी के जो स्वार्म होते हैं, मतलब पूरा जो एक साथ इकट्ठा वो लोग जब जाते हैं तो उसको कहा जाता है, मधुमक्खियों के गुच्छे को कहा जाता है स्वार्म ऑफ बीज। तो उनसे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब उन्हें कीड़े की तरह देख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद इस बुक का आखिरी पार्ट जो है उसमें कहा जा रहा है कि ये लोग जब अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, अपना कैपिटल बना लेते हैं, उसके बाद वो सारे के सारे एक जगह असेंबल्ड होते हैं, मतलब इकट्ठा होते हैं और अपने अगले कार्य की उपेक्षा तैयार होते हैं। ठीक है, मतलब अगला कार्य क्या होगा उनका, कि उनका मूल कार्य होगा कि भगवान का बनाया हुआ जो पृथ्वी है, उसे पैराडाइस है, जो स्वर्ग है, उसे नष्ट किया जा सके। वहाँ वो लोग टारगेट करेंगे एडम और ईव को, क्योंकि एडम और ईव भगवान के प्यारे बच्चे थे। ठीक है, उन्हें वो नष्ट करना चाहेंगे। तो पहला बुक यही समाप्त होता है कि वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ आलोचना करने वाले हैं, बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले बुक में अगली कहानी शुरू होती है। तो बुक 1 जो है वो फिनिश हो चुका है, इसका मतलब हमारा वीडियो भी ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आप चाहते हैं तो, और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हमारा भी थोड़ा मदद कर दीजिए अगर बनता है तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब।